सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड बाय दिलीप पांडे। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन भाग 3, जिसमें आज हम लोग वन्य जीवों या वन्य जंतुओं का संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा ग्रीन हाउस प्रभाव, चिपको आंदोलन, यानी कि बहुत सारे टॉपिक को आज जो है पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी वन्य जंतुओं का संरक्षण। जिसमें अगला टॉपिक है वो है वन्य जंतुओं का संरक्षण। क्योंकि हम लोग जो इस अध्याय में पढ़ रहे हैं तो एक तो पहले क्लियर हो चुका है कि हम लोग यहाँ पर वन्य संसाधन जो है या प्राकृतिक जो संपदा है, इसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, उन सभी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे वन्य जंतुओं का संरक्षण। अभी तक हम लोग जो है जो वन्य थे, मृदा थे, जल थे, अर्थात जो प्राकृतिक संपदा थे, उन सभी प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण को पढ़ रहे थे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि उस प्राकृतिक संपदा में रहने वाले जो वन्य जीव हैं, वन्य जंतु हैं, उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। देखिए, जो वन्य जंतुओं का संरक्षण होता है दो प्रकार से होता है। मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें तो दो प्रकार से होता है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे यहां पर इन सीटू कंजर्वेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। सबसे पहला इसमें आता है स्वस्थानीय संरक्षण। देखिए, स्वस्थानीय संरक्षण होता है, इसकी बात करें तो इसको इंग्लिश में कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। देखिए, जो स्वस्थानीय संरक्षण तो यहाँ पर नाम से स्पष्ट हो रहा है स्व अर्थात स्वयं का। क्योंकि हम लोग यहाँ पर वन्य जंतुओं की बात कर रहे हैं तो वन्य जंतुओं के विषय में स्व अर्थात स्वयं का स्थान मतलब उसका रहने का स्थान, अर्थात कह सकते हैं इस प्रकार के संरक्षण में वन्य जंतुओं को उन्हीं के प्राकृतिक वास स्थानों में संरक्षित किया जाता है। तो यहां पर तो इसकी परिभाषा समझ में आ गई कि किस प्रकार जो इन सीटू कंजर्वेशन है, उस इन सीटू कंजर्वेशन में कहां वहां पर उसका संरक्षण हो रहा है, जहां पर वो वन्य जीव वन्य जंतु पाया जा रहा है उसी स्थान को ही घेर करके संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है और वहां पर उसका संरक्षण होता है। जिस स्थान को वहां पर घेरा जाता है उस स्थान को अभयारण्य कहते हैं। यानी ऐसे स्थानों को जहां पर संरक्षण की प्रक्रिया हो रही है तो उसको कहेंगे, ऐसे स्थानों को अभयारण्य कहा जाता है। तो ये यहाँ पर अभयारण्य शब्द आ गया। सेंचुरी जिसको वो अभयारण्य यानी रिजर्व जिसको कह सकते हैं, रिजर्व स्थान कहते हैं कि कहीं पर लिखा होता है रिजर्व प्लेस होता है, प्रोहिबिटेड एरिया होता है, रिजर्व एरिया होता है। तो वैसे ही यहाँ पर जब हम किसी भी जंतु को संरक्षित करते हैं उस स्थान पर, तो जहां पर उसका घेरा बनाते हैं उस स्थान को कहते हैं रिजर्व एरिया। तो ये यहाँ पर रिजर्व जोन बनकर क्या है, जिसे हम अभयारण्य के नाम से जानते हैं। इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या है, कैसे कैसे, तो उसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे वन्य जंतु विहार बना दिया जाता है। एग्जाम्पल में वन्य जंतु विहार, इसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए। नेशनल पार्क हो गया, अर्थात राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल पार्क।
नेशनल पार्क हो गया। इसके अलावा इसमें एक तीसरा होता है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, इसको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये सब जो होते हैं इनको इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत रखते हैं। अभी इसका भी अध्ययन हम लोग जो है डिटेल में करेंगे। तो ये तो था इसका एग्जाम्पल। अब आते हैं दूसरा यहां पर पढ़ते हैं जिसको कहते हैं उच्च स्थानीय संरक्षण। उच्च स्थानीय संरक्षण इसको कह सकते हो इंग्लिश में ex-situ कंजर्वेशन, ex-situ कंजर्वेशन। देखिए जो उच्च स्थानीय संरक्षण होता है, अब यहां पर उच्च यानी यहां पर कह सकते हैं कि जो वन्य जंतु है उस वन्य जंतु को उसके प्राकृतिक स्थान से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर उसका संरक्षण करना, यानी लिख सकते हैं इस प्रकार के संरक्षण में वन्य जंतुओं को उनके प्राकृतिक स्थानों से हटाकर किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर संरक्षित किया जाता है। तो ये तो हो गया इसकी जो है परिभाषा, ये हो गया उच्च स्थानीय संरक्षण की परिभाषा। अभी हम लोग बात करते हैं कि उच्च स्थानीय संरक्षण में आता कौन सा है। तो इसके लिए जो है इसके लिए आनुवांशिक संसाधन केंद्र तथा जीव बैंक आदि बनाए जाते हैं। इसमें होता क्या है कि जो जंतु होता है या जीव होता है उसकी, जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई प्लांट है तो उसके परागकण को सुरक्षित कर लिया गया, अर्थात जंतु है वहां पर तो वहां पर उसके जर्मप्लाज्म को सुरक्षित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से उसके जो भाग है उसको संरक्षित किया जाता है। तो उसके लिए एक आनुवांशिक संसाधन केंद्र बनाए जाते हैं या जीन बैंक बनाए जाते हैं जहां पर उसका संसाधन होता है या उसका संरक्षण किया जाता है। तो ये दो प्रकार के संरक्षण होते हैं, एक इन सिटू कंजर्वेशन एंड सेकंड इज ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन उच्च स्थानीय संरक्षण के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इनकी, ये जो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं इसको मैंने कहा कि भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं वन्य जंतु संरक्षण या वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होता है। देखिए अगर हम जंतु के संरक्षण की बात कर रहे थे तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत हमने बताया कि ये इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। इसमें होता क्या है कि केवल जंतुओं को संरक्षण दिया जाता है। ये चीज यहां पर ध्यान रखना है कि इसमें जंतुओं को
जंतुओं को केवल संरक्षण दिया जाता है, केवल संरक्षण दिया जाता है। तो ये चीज यहां पर क्लियर हुआ कि क्या कहता है, केवल जंतुओं को संरक्षण देने का कार्य यहां पर होता है। इसमें जैसे मान लेते हैं कि कुछ विशेष क्रियाकलापों की जो मानव क्रियाकलाप है उसकी छूट रहती है, जैसे कि मान लेते हैं चारागाह बनाना, जैसे वो चरवाहे जो होते हैं अपने पशुओं को अगर चराने ले जा रहे हैं तो उसकी अनुमति होती है, लकड़ी बीनने की अनुमति होती है, कुछ पेड़ जो है सूख गए हैं उनको काटने की अनुमति होती है। अर्थात कह सकते हैं कि कुछ मानव क्रियाकलापों की अनुमति इसमें दी जाती है, जैसे कि लकड़ी बीनने हो गए, पेड़ को काटने के हो गए, या अपने जो चरवाहे होते हैं वो अपने पशुओं को चराने के लिए वहां पर जा सकते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि इसमें मानव क्रियाकलापों की छूट होती है और यह इसकी कोई सीमा जो है निर्धारित नहीं होती है। जो सेंचुरीज होती है इसकी सीमा निर्धारित नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो इस प्रकार के जंतु नहीं रखा जाता है कि जो बहुत ही ज्यादा जो घातक जंतु होते हैं, तो ये जो होते हैं इसमें सीमा से परे होते हैं। और हमारे देश में अगर बात करें तो कुल भारत में जो है ये लगभग भारत का 3% हिस्सा जो होता है, 3% हिस्सा सेंचुरीज में निर्धारित किया गया है। और हमारे देश में 543 सेंचुरीज अर्थात जो है वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज है, अभयारण्य है, उसका यहाँ पर जो है कर सकते हैं स्थापना किया जा चुका है। अब दूसरा आते हैं राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड आते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, इस चीज को यहां पर ध्यान देने, यहां पर हम वन्य जीव संरक्षण लिखे या यहां पर वन्य जीव विहार भी आप लिख सकते हैं, इसके स्थान पर विहार आप कर सकते हैं या अभयारण्य भी लिख सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। देखिए जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, अब जैसे राष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्थापना की जाती है, इसका पूरा जो नियंत्रण होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात केंद्र के द्वारा यह जो नियंत्रित होती है। इनमें किसी प्रकार के मानव क्रियाकलापों की अनुमति नहीं होती है, याद रखना है। इसमें किसी प्रकार के मानव क्रियाकलापों की अनुमति नहीं होती, अनुमति नहीं होती। अर्थात जैसे कि लकड़ी काटना या लकड़ी बीनना या पशुओं को चराना, इस प्रकार की कोई भी नियम जिसमें जो है किसी प्रकार की क्रियाकलाप को जो है यहाँ पर नहीं दी जाती। इसके अलावा जो है ये जो नेशनल पार्क होता है यह इसकी एक सीमा होती है, यह एक सीमा के थ्रू बधी होती है, अर्थात एक क्षेत्र होता है, कहा गया ये नेशनल पार्क है तो उसको पूरी तरह से जो है बाउंड्री बना दी जाती है, तार की बाउंड्री या किसी प्रकार से एक बाउंड्री बना दी जाती है। नेशनल पार्क की एक और विशेषता होती है यहाँ पर अगर बात करें तो यह जो है हमारे भारत में इसकी कुल जो कह सकते हैं कि हमारे भारत का जो कुल हिस्सा है उसका 1% हिस्सा जो है वो नेशनल पार्क के लिए आरक्षित किया गया है। हमारे देश में कुल 103 नेशनल पार्क स्थित है, कुल 103 नेशनल पार्क बनाए जा चुके हैं। तीसरा यहां पर पढ़ेंगे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, इसे कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं किसे, इसको समझेंगे। यहाँ पर जैवमंडल आरक्षित जो क्षेत्र होता है ये पूरे विश्व स्तर पर इसका जो अनुमोदन किया गया, विश्व स्तर पर इसको जो है बनाया गया। इसके लिए यूनेस्को ने पूरे विश्व भर में, यहाँ पर एक संस्था है यूनेस्को, यूनेस्को ने विश्व भर में मानव एवं पर्यावरण, मानव और जैवमंडल नामक जो यहाँ पर यूनेस्को ने एक कार्यक्रम चलाया, मानव एवं जैवमंडल।
कार्यक्रम के अंतर्गत जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाना प्रारंभ किया। जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है इसको यूनेस्को ने 3 क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया, यानी कह सकते हैं यह 3 क्षेत्रों में बटा होता है, 3 क्षेत्रों में बटा होता है। सबसे पहला जो क्षेत्र होता है, अगर हम इसके क्षेत्र बनाए तो इस प्रकार से क्षेत्र होता है, एक केंद्रीय क्षेत्र होता है, फिर उसके बाद जो है बफर जोन होता है और उस जिसको उभयरोधी प्रतिरोधी क्षेत्र कहते हैं, और इसके अलावा एक और क्षेत्र होता है बाहर की ओर मैनिपुलेटिंग जोन होता है। तो एक सेंट्रल जोन होता है, बफर जोन होता है और मैनिपुलेटिंग जोन होता है। तो सबसे पहला इसमें होता है केंद्रीय क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, इसको कहते हैं सेंट्रल जोन, सेंट्रल जोन। देखिए जो केंद्रीय क्षेत्र होता है ये सबसे अंदर का भाग है केंद्रीय क्षेत्र। यहां पर किसी प्रकार के मानव क्रियाकलापों की अनुमति पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है, अर्थात कह सकते हैं यहां पर किसी प्रकार के मानव क्रियाकलाप नहीं किए जा सकते। इस क्षेत्र में मानव का प्रवेश तक वर्जित होता है। यहाँ पर उन जंतुओं को रखा जाता है जो अत्यंत ही घातक होते हैं, जैसे शेर हो गए या कह सकते हैं गैंडा हो गए। तो इनका जो यहाँ पर संरक्षण होता है वो केंद्रीय क्षेत्र जोन होता है, सेंट्रल क्षेत्र जोन होता है, उसमें उस भाग में इनका संरक्षण होता है और यहाँ पर किसी प्रकार के मानव गतिविधियां या मानव क्रियाकलाप की अनुमति नहीं दी जाती है। दूसरा होता है उभय प्रतिरोधी क्षेत्र, उभय प्रतिरोधी क्षेत्र, इंग्लिश में इसको कहते हैं बफर जोन, बफर जोन। ये जो भाग होता है ये भाग इसको बफर जोन बांटा गया है। बफर जोन में क्या होता है कि कुछ मानव क्रियाकलाप की छूट दी जाती है, जैसे पिकनिक मनाने अगर कोई जा रहा है, पर अर्थात वहां पर रहने का जो है उनको प्रतिबंध रहेगा, यानी वहां पर रह नहीं सकते, लेकिन जैसे वहां तक गए हैं टहलने घूमने या पिकनिक मनाने आदि की अनुमति यहां पर दी जाती है। तीसरा होता है सबसे अंतिम में जो होता क्षेत्र हेर फेर क्षेत्र, हेर फेर क्षेत्र को कहते हैं मैनिपुलेटिंग जोन। देखिए जो मैनिपुलेटिंग जोन सबसे बाहरी भाग होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक क्रियाकलाप भी मानव कर सकता है। इसके अलावा जो आदिवासी जातियां होती है, आदिवासी जातियां इसमें निवास कर सकती है, उनके लिए पूरी तरह से यहाँ पर जो है रहने के लिए पूरी तरह छूट होती है। लेकिन अगर मान लेते कोई बाहरी व्यक्ति जाता है तो उसको यहाँ पर निवास करने की छूट नहीं दी जाती है। तो यह क्षेत्र मानव क्रियाकलाप के लिए छूट है, यहाँ पर जा सकता है, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में केवल आदिवासियों के लिए रहने के लिए यहाँ पर जो छूट होती है। जो बाहरी व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों का यहाँ पर जो रहना वर्जित रहता है। हालांकि प्रवेश कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक क्रियाकलाप इस जोन में किया जा सकता है। तो जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है इसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत में अगर बात करें तो भारत में कुल जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना किया जा चुका है। कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की जा चुकी है। सबसे अंतिम 2011 में किया गया था पन्ना, पन्ना उसका नाम था, है मध्य प्रदेश में है। तो वहां पर जो है उसको स्थापित किया गया, 18वां था, पहले 17 था। 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे भारत देश में इसको जो है आरक्षित किया जा चुका है। तो ये इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं 3 है, चाहे उसमें वन्य जीव विहार हो गया जिसको संरक्षण भी कह सकते हैं या अभयारण्य कह सकते हैं, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है। अब बात करते हैं एक अगला टॉपिक लाल आंकड़ों की किताब पर, कि लाल आंकड़ों की किताब होता क्या है, उसकी बात करें यहाँ पर। अगला है इसमें लाल आंकड़ों की किताब, लाल आंकड़ों की किताब। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अगर देखा जाए
जो लाल आंकड़ों की किताब जिसे हम रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, रेड डाटा बुक। ये जो प्रश्न है ये बड़े बड़े कंपटीशंस में पूछे जाते हैं। अगर थोड़ा सा पीजीटी लेवल जाइए, टीटी जाइए, सीटेट जाइए, पीजीटी, टीजीटी, तो वहां पर भी रेड डाटा बुक दिखाई पड़ता है। क्योंकि जो रेड डाटा बुक है ये केवल बायोलॉजी से अंतर्गत नहीं है, बल्कि यह जो है अगर देखेंगे तो वहां पर जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, उससे भी संबंधित रहता है। लाल आंकड़ों की किताब होता क्या ये समझेंगे। देखिए लाल मतलब होता है खतरे का निशान, रेड मतलब खतरे का निशान है। यहाँ पर डेटा का मतलब होता है आंकड़ा, यानी कि उसकी एक आंकड़ा जुटाया जाना, और किताब चूंकि एक बुक है तो इसकी जो हुई स्थापना हुई थी ये IUCN एक संस्था थी, IUCN लिख देते हैं IUCN। अगर इसके पूरे नाम की बात करें, फुल फॉर्म बात करें तो उसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। यहां पर ध्यान देंगे एक चीज, यहां पर है रिसोर्सेज, यहां पर हम केवल नेचर भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो भी ये हमारा आंसर सही होगा। या इसको लिख सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी यहां पर लिख सकते हैं। तो ये IUCN, इसकी जो स्थापना की हम लोग बात करें तो ये 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 1964 ईस्वी में IUCN नामक एक संस्था की स्थापना की गई। यह संस्था करती क्या है कि जो विलुप्त प्राय या विलुप्त हो रहे जीव होते हैं, विलुप्त होने के कगार पे जो होते हैं, इसे मान लेते हैं कि एशियाटिक लायन हो गया, गैंडा हो गया, कस्तूरी मृग हो गए, पांडा हो गया, तो ये सब जो अपने एकदम विलुप्त होने के कगार पर स्थित है, उन सभी जो विलुप्त प्राय जीव होते हैं उनके जो आंकड़े होते हैं उनको यहाँ पर सुरक्षित किया जाता है एक लिपिबद्ध रूप में, यानी लिख करके लिपिबद्ध रूप में उसकी विशेषताएं, उसकी फोटोग्राफ, विभिन्न प्रकार की उसकी जो गतिविधियां हैं, उन सारी गतिविधियों को इस बुक में लिख करके रखा जाता है। और प्रयास किया जाता है कि वो जो विलुप्त प्राय प्रजाति है, वो विलुप्त प्राय प्रजाति को किसी तरह से संरक्षित किया जाए और उसकी संख्या को बढ़ाया जाए, अर्थात उसके विलुप्त हो रहा है जो उस विलुप्त होने की दर को कम किया जाए। तो रेड डाटा बुक यहाँ पर लाल आंकड़ों की किताब, जिसके अंतर्गत विलुप्त हो रहे जीवों या जो विलुप्ति के कगार पर जीव होते हैं, उन जीवों के आंकड़ों को सुरक्षित रखने का कार्य IUCN के द्वारा जो यहाँ पर बुक निकलती है 1964 में यह प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ में तो इसको अगर देखा तो 1964 में केवल विलुप्त प्राय प्रजातियों के लिए ही यह जो है बुक थी, लेकिन सन 2003 में जो है इसमें कुछ संशोधन किया गया और जो जातियां हैं इस समय उपस्थित है जिन पर कोई खतरा भी नहीं है, उनको भी अब यहाँ पर जो है लिपिबद्ध रूप में लिखा जाता है। लेकिन प्रारंभ में इसका जो निर्माण हुआ, इसकी स्थापना हुई, वो केवल विलुप्त प्राय प्रजातियों के लिए ही किया गया। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसे हम लोग हिंदी में हरित गृह प्रभाव के नाम से जानते हैं। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज पूरे चैप्टर को हम समाप्त करने वाले हैं, तो ध्यान से देखेंगे और आज ही आपका जो 10th का जीव विज्ञान है वो पूरा कोर्स समाप्त हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं हरित गृह प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट एग्जाम्पल दिया है तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई 4 व्हीलर है, गाड़ी है, अगर कोई 4 व्हीलर गाड़ी है उसके शीशे को बंद करके धूप में खड़ा कर दिया जाए तो कुछ समय बाद क्या होगा, जब हम उसके दरवाजे को खोलेंगे तो हमें बहुत ज्यादा उमस का आभास होगा, उमस होगी, गर्मी होगी। वो गर्मी आई कहां से, एक चीज वहां पर एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरा, जब किसी नर्सरी में आप जाते हैं जहां पर जो पेड़ पौधों को उगाया जाता है नर्सरी में, तो वहां पर एक ग्रीन कलर का नेट होता है।
जैसे आप उसके अंदर प्रवेश करते हैं आपको गर्मी लगती है, उमस होती है, लेकिन जैसे आप बाहर आते हैं आपको सामान्य तापक्रम दिखाई पड़ता है। तो क्या रीजन है वहां पर? तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया यहां पर, लेकिन यहां पर चूंकि हरित गृह प्रभाव हम पढ़ रहे हैं इस प्राकृतिक संसाधन में, अर्थात पूरी नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो हरित गृह प्रभाव उत्पन्न कौन करता है? तो इसमें प्रमुख जो गैस होता है, जो प्रमुख गैस है वो होता है CO2। CO2 जो होता है इसे हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। CO2 को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस भी कहते हैं, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। देखिए तो शुष्क बर्फ कहते हैं CO2, अर्थात यह हल्का भारी होता है, कह सकते हैं हल्का भारी होता है। सपोज करिए ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है, यहां पर सूर्य है, सूर्य के प्रकाश की किरणें आ रही है, और सूर्य के प्रकाश की किरणें जब आती है तो उस प्रकाश की किरणें जब पृथ्वी की सतह पर पड़ती है तो उसमें परावर्तन होता है, तो उसमें परावर्तन होता है, इसीलिए हमारे पृथ्वी पर गर्मी नहीं पड़ती। लेकिन अगर CO2 की मात्रा बढ़ जाए तो यह क्या करता है, शुष्क बर्फ है यानी हल्का भारी होने के कारण क्या होता है, हमारी पृथ्वी से काफी ऊंचाई पर नहीं जा पाता है, और पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर पहुंच करके एक आवरण बना लेता है, एक कंबल की भांति आवरण बना लेता है। आप सपोज करिए एक गर्मी का समय हो या ठंडक ही मान लीजिए हो, और आप धूप में जाइए और कंबल ओढ़ करके सो जाइए, कुछ समय बाद क्या होगा, अंदर को बहुत ज्यादा गर्मी आ जाएगी। वही गर्मी को यहाँ पर आभास करेंगे कि सूर्य के प्रकाश की किरण जब आ रही थी, जब CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं थी, जब सूर्य के प्रकाश की किरणें आती थी और पृथ्वी तल से टकराती थी तो परावर्तित होकर के किरणें वापस चली जाती थी, इस तरह से गर्मी का आभास नहीं होता था। लेकिन सपोज करिए जो CO2 है, जिसे हम शुष्क बर्फ कह रहे हैं, जो हल्का भारी है, इसकी मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए तो ये क्या होता है, हमारी पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर पहुंच करके एक कंबल की भांति आवरण बना लेता है। अब यह आवरण क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की किरणों को आने तो देती है, लेकिन जब इसमें परावर्तन होता है तो कुछ किरणें ही बाहर जा पाते हैं, कुछ किरणों को वापस इसी सतह पर अर्थात इसी सतह के आसपास रोक देती है। इस तरह से लगातार यहाँ पर जो है जो ऊष्मा का मान है, उस ऊष्मा के मान में वृद्धि होती है, और इस ऊष्मा के मान की जो वृद्धि होती है इसके फलस्वरूप यहाँ पर वैश्विक ऊष्मायन या ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न होती है। तो इसको हम लोग नाम दे दिए ग्रीन हाउस प्रभाव। यही है ग्रीन हाउस प्रभाव। इसमें क्या हो रहा है कि जो CO2 होता है, जिसे शुष्क बर्फ या कहते हैं, जो हल्का भारी होता है, पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर पहुंच करके या अधिक जो संघनित होकर के एक कह सकते आवरण की भांति या एक कंबल की भांति कार्य करता है, जो सूर्य के प्रकाश की किरणों को पृथ्वी पर आने तो देती है किंतु वापस जाने से रोक देती है। इस तरह से पृथ्वी के टेम्परेचर को ये बढ़ा देती है, पृथ्वी के तापक्रम को बढ़ाती है, और जिसके फलस्वरूप यहाँ पर जो है भूमंडलीय ऊष्मायन उत्पन्न होता है। भूमंडलीय ऊष्मायन अर्थात जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ये यहाँ पर उत्पन्न होता है। तो इसमें याद रखना CO2 सबसे प्रमुख गैस होता है। तो इसका एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं आप, कोई चाहे गाड़ी की एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उसमें बंद शीशे जो होते हैं सूर्य की प्रकाश की किरणों को आने तो देती है किंतु वापस जाने से रोकती है। तो ये जो टॉपिक था ये था हरित गृह प्रभाव। अब आते हैं अपने अंतिम टॉपिक की ओर, जिसका नाम है चिपको आंदोलन। बहुत ही इंटरेस्टिंग, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जिसे हम लोग चिपको मूवमेंट भी कहते हैं। चिपको मूवमेंट। देखिए चिपको आंदोलन है क्या, नाम से स्पष्ट हो रहा है, हग आउट, चिपकना। देखिए जो चिपको आंदोलन है इसके अगर हम लोग प्रारंभ की बात करें तो इसका जो प्रारंभ है यह सन 1731 ईस्वी में, ध्यान रखना है 1731 ईस्वी में, जब एकदम प्राचीन समय में चल रहे हैं, जब उस समय यह सफल नहीं हुआ था। अर्थात चिपको आंदोलन जब असफल हो गया था उसकी बात करते हैं, फिर सफलता की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सन 1731 ईस्वी में जो राजस्थान था, 1731 में राजस्थान के जोधपुर
जोधपुर। राजस्थान में एक स्थान पड़ता है जोधपुर, नाम सुने होंगे, राजा महाराजाओं का यहाँ पर जो है शासन हुआ करता था। तो जोधपुर के पास में एक जो है यहाँ पर खेजराली गांव था। जोधपुर के पास खेजराली गांव का नाम था खेजराली गांव। तो उस खेजराली गांव में जो है एक वृक्ष थी बहुत ज्यादा, वहां पर जो वृक्ष था खेजरी वृक्ष। तो उस गांव में वृक्ष थे, बहुत सारे थे खेजरी वृक्ष, और इसका पूरा जंगल हुआ था, खेजरी वृक्ष का पूरा जंगल था। तो उस समय के जो राजा महाराजा थे, उन्होंने उनको महल बनवाना था, तो उन्होंने क्या किया, उस जो जंगल थे, उस वनों के जो वृक्ष थे, उस वृक्ष को कटाना शुरू कर दिया। तो कुछ लोगों में जागरूकता आई, और उसका जो कह सकते हैं कि वहां पर जो उसका अनुमोदन किया, या कह सकते हैं कि जो उसमें निर्णायक भूमिका में थी, वो थी अमृता देवी बिश्नोई। एक नाम आया अमृता देवी बिश्नोई। इन्होंने क्या किया, इनके निर्देशन में या इनके मार्गदर्शन में अमृता देवी बिश्नोई, इन्होंने वृक्षों को काटने से बचाने के लिए स्वयं और इनकी तीन पुत्रियां तथा इसके साथ में 363 लोग अन्य जो थे, ये सभी मिलकर के वृक्षों को काटने से बचाने के लिए वृक्षों को चारों ओर से घेर कर खड़े हो जाते थे। लेकिन चूंकि उस समय राजतंत्र था, राजाओं का शासन था, और राजा के ही कार्य के लिए या जो वनों की कटाई हो रही थी, अतः इन सभी लोगों को मृत्यु दंड दे दिया गया और इन सबकी मृत्यु हो गई। फिर यह जो आंदोलन था, यह आंदोलन रुक गया। फिर जब देश आजाद हुआ तो 1970 ईस्वी के दशक में पुनः उत्तराखंड के चमोली जो गांव था, चमोली जिला था, पुनः उत्तराखंड के चमोली जिले जो उत्तराखंड के चमोली जिले में फिर से एक बार फिर वही प्रारंभ हुआ, लेकिन देश आजाद हो चुका था। 1970 ईस्वी की हम लोग बात कर रहे हो, 70 ईस्वी की बात हो रही है। तो फिर सरकार ने आदेश दिया वनों की कटाई के लिए। वहां पर जो है कह सकते हैं सोसाइटीज जो है बनानी थी, शहरीकरण करने की प्रक्रिया चल रही थी, तो शहरीकरण की प्रक्रिया करने का आदेश दिया गया। लेकिन सर उसी चमोली गांव जिले के जो है ये रेनी गांव, एक गांव था रेनी गांव। इसी रेनी गांव से सबसे पहले फिर यहाँ पर एक चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ, और ये चिपको आंदोलन शुरू हुआ था श्री सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। श्री सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1973 ईस्वी में 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिले के रेनी गांव से पुनः यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, चिपको आंदोलन। और इस आंदोलन में वही प्रक्रिया दोहराई गई कि वृक्षों को चारों तरफ से घेर करके महिलाएं खड़ी हो जाती थी, जिससे जो है जो ठेकेदार होते थे आते जब वृक्षों काटने के लिए, तो उनको रोक दिया जाता था। क्योंकि अब राजतंत्र नहीं था, प्रजातंत्र था, अतः सरकार को जो है अपने निर्णय को वापस लेना पड़ा। और फिर यह जो चिपको आंदोलन में यह पूरे जो है देश स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, और इस प्रकार से पेड़ों को बचाने के लिए या वन्य संपदाओं को बचाने के लिए एक अनोखा प्रयास किया गया, जिसे नाम दिया गया चिपको आंदोलन। इसमें चिपको आंदोलन का मतलब यह नहीं है कि पेड़ों से जाकर के चिपकते थे, बल्कि पेड़ के चारों ओर जो है घेरा बना करके खड़े हो जाते थे, और इस तरह से जो है जो वृक्ष थे उन वृक्षों को काटने से बचाया गया। तो ये जो आंदोलन था यह आज भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। आज भी कहीं पर वनों की कटाई होती है तो कुछ गांव वाले जो है मिल करके इसी प्रकार से जो है आंदोलन प्रारंभ करते हैं और अपने जो वन्य क्षेत्र उसको बचाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से जो प्राकृतिक संपदा या प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन था, ये अध्याय था, ये अध्याय आप लोग का समाप्त होता है। आई होप आप लोग को समझ आएगा। थैंक यू सो मच।